गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम एनएलएम में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिए थे, मैं उनको डिस्कस भी कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसके बाद आज की क्लास में हम लोग नया स्टार्ट करने वाले हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं अबाउट द फ्रेम। ठीक है, आप लोग इसे काइनेमेटिक्स में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे। रेफरेंस फ्रेम के नाम से एक कहानी आता है, पूरा एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो फ्रेम फ्रेम बेसिकली क्या होता है कि फ्रेम हम बोल सकते हैं कि एक कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। फ्रेम क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उसी से हमें पता चलता है कि किसी पार्टिकल मोशन कैसा है या किसी भी हम। तो जनरली हम देखते हैं हमेशा ग्राउंड फ्रेम में। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वो सारे कौन से फ्रेम के रेस्पेक्ट में किए थे? ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे सारे किसके रेस्पेक्ट में किए थे? ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में किए थे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे फ्रेम कितने टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के हम फ्रेम पढ़ेंगे, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। कौन कौन से पढ़ने वाले हैं? इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो यदि आप लोग लिखना चाहते हो फ्रेम की डेफिनेशन क्या होती है तो नोट कर सकते हो। इट इज एन ए प्लेटफॉर्म, इट इज एन एन it is a platform from which where the motion of any object the motion of any object is observed. Motion of any object is observed. ठीक है, तो ये क्या एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, एक इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो फर्स्ट नोट करना, इनर्शियल फ्रेम it is the frame, it is the frame or platform it is the frame or platform which is having zero acceleration, which is having zero acceleration। तो एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम है जिसका खुद का एक्सेलरेशन क्या होता है? हमेशा जीरो। अब यदि आप लोगों ने पढ़ा हो कि किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन या किसी भी चीज़ का एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। यदि ए का वैल्यू क्या है? जीरो है, तो उसमें वेलोसिटी कैसा हो सकता है? कांस्टेंट। काइनेमेटिक्स में ये तो पढ़ा है कि यदि किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? क्या डी वी बाई डी टी? ये क्या होता है? डी वी बाई डी टी। ये क्या होता है? डी वी बाई डी टी। और यदि डी वी बाई डी टी का वैल्यू क्या है? जीरो। डी वी बाई डी टी का वैल्यू क्या है? जीरो। तो यदि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, तो क्या इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पे आएगा? कौन सा इंटीग्रेशन आता है? इंडेफिनेट। तो क्या v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा? v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट। तो ये क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी। तो वेलोसिटी इनर्शियल फ्रेम का क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा? जीरो। एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा? जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनर्शियल फ्रेम का हमेशा एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो।
वेलोसिटी कैसा हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, चाहे वो जीरो हो या फिर नॉन जीरो, लेकिन वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन समझ में आया इनर्शियल फ्रेम का, जिसका खुद का एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, वो कौन सा फ्रेम होगा, इनर्शियल फ्रेम। और सेकंड कौन सा फ्रेम आता है, नॉन इनर्शियल। सेकंड कौन सा फ्रेम आता है, नॉन इनर्शियल। तो इसमें क्या लिखोगे, इट इज द फ्रेम और प्लेटफॉर्म, इट इज द फ्रेम और प्लेटफॉर्म which is having non-zero acceleration, which is having non-zero acceleration। नॉन जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो कभी भी नहीं होगा, एक्सेलरेशन जीरो कभी भी नहीं होगा। एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, एक्सेलरेशन कैसा हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, या फिर एक्सेलरेशन कैसा हो सकता है, वेरिएबल। एक्सेलरेशन कैसा हो सकता है, या तो कांस्टेंट हो सकता है, या फिर एक्सेलरेशन कैसा हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। ये सब किसके अंदर काउंट होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए। ये सब किसके लिए काउंट होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए काउंट होगा। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का खुद का एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा, नॉन जीरो। ठीक, बात समझ में आया। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिनमें हमने सब में न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया था, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, ये हमने सभी में अप्लाई किया था और सभी में हमारे आंसर भी आए थे। तो न्यूटन सर ने एक बात बताई कि जब भी फ्रेम कैसा होगा, नॉन इनर्शियल, न्यूटन सर ने एक बात बताई थी, जब भी फ्रेम कैसा होगा, नॉन इनर्शियल होगा, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। जब भी फ्रेम कैसा रहेगा, नॉन इनर्शियल रहेगा, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हमेशा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा सभी के लिए, चाहे फ्रेम इनर्शियल हो नॉन इनर्शियल हो। ठीक है, तो न्यूटन सर ने बताया कि उनके जो रूल है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, वो सिर्फ किसके लिए वैलिड है, इनर्शियल फ्रेम के लिए। वो सिर्फ किसके लिए वैलिड है, इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड नहीं है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नोट करना। न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, नोट करो, इंपॉर्टेंट लाइन है, सही से नोट करना है ना। ये पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट चलेगा, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। तो नोट करो, न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ is only valid for inertial frame, ठीक है। it is not valid in non inertial frame, ठीक है। तो ये किस में एप्लीकेबल नहीं है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। अब बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अब बात ध्यान से क्या सुनोगे, अब यदि हम बात करें ऐसा कि सर ये बात आ गई कि अब यदि हमें कभी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम गिवन हो तो हम क्या कंडीशन लगाएं, ठीक।
तो उसके लिए भी न्यूटन सर ने एक सॉल्यूशन दिया कि तुम लोग क्या कर सकते हो कि ऐसा फोर्स सपोज करो, उन्होंने उस फोर्स को नाम दिया था स्यूडो फोर्स। तो वो एक ऐसा फोर्स सपोज करके लाए कि एक ऐसा फोर्स तुम्हें मानना पड़ेगा कि उस बॉडी पर अप्लाइड है, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, स्यूडो फोर्स नाम दिया, कि स्यूडो फोर्स हमेशा उस बॉडी पर एक अप्लाइड होगा जब भी क्या रहेगा, तुम्हारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम रहेगा। उस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, उस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा रहेगा अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। अपोजिट टू द क्या रहेगा, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम रहेगा। उसमें जब भी वो फोर्स अप्लाई करोगे, जब भी वो फोर्स क्या करोगे, अप्लाई करोगे, तो मास हमेशा किसका लोगे, बॉडी का। मास हमेशा किसका लोगे, बॉडी का लोगे। और थर्ड बात किसका रहता है हमेशा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। थर्ड बात किसका रहता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमेशा उसके कहां पर लगेगा, बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर। थर्ड कहां पर रहेगा, बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर। बस समझ में आई। तो न्यूटन सर ने नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए क्या बताया कि एक तुम ऐसा फोर्स सपोज कर लो, वो खुद ही बताए थे कि एक स्यूडो फोर्स मानना होगा तुम्हें जो उस बॉडी पर अप्लाइड है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, तुम्हें एक ऐसा फोर्स मानना होगा जो उस बॉडी पर क्या है, अप्लाइड है। किसके केस में, नॉन इनर्शियल फ्रेम के केस में। किसके केस में, नॉन इनर्शियल फ्रेम के केस में मानना पड़ेगा एक फोर्स जो बॉडी पर अप्लाइड है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम का मल्टीप्लाई। ठीक, लेकिन उस फोर्स का डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। बात ध्यान से सुनना, उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। कि हमेशा क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। किसका डायरेक्शन, स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन, स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, और उसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, ये अभी हमें यूज में नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ याद रखना उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमेशा कहाँ रहेगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो नोट करो, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स to apply Newton's first and second law on a non-inertial frame Newton introduced a force which is pseudo force, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स। फोर्स है तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर फोर्स। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अभी हमें यूज में नहीं है, बाद में धीरे धीरे यूज आने लगेगा। तो स्यूडो फोर्स का हम किसका बात कर रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड का। तो स्यूडो फोर्स हमेशा क्या रहता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमेशा क्या रहता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, एम ए। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, एम ए। लेकिन एम किसका रहेगा, मास ऑफ द बॉडी। मास हमेशा किसका रहेगा, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ऑब्जर्वर का नहीं होगा। ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम।
एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्या m इंटू ए कर सकते हो? चलो ठीक है। सेकंड बात किसका करते हैं? डायरेक्शन का। सेकंड बात किसका करते हैं? डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट, इज ऑलवेज, ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स, नहीं सॉरी फोर्स नहीं, फ्रेम। तो डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा स्यूडो फोर्स का? डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। बात समझ में आई? लास्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में क्या लिखोगे? इट इज ऑलवेज अप्लाइड, it is always applied to the center of mass, center of mass of the given body। बात समझ में आई? तो हमें यदि कोई भी नॉन इनर्शियल फ्रेम गिवन है जिस पर हमें क्या लगाना है? न्यूटन्स फर्स्ट और सेकंड लॉ अप्लाई करने हैं, तो हमें कौन सा फोर्स लाना पड़ेगा? स्यूडो फोर्स लिखना पड़ेगा। स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। ये तो क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड। अब यदि बात किसका करते हैं? डायरेक्शन का, तो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स हमेशा क्या रहेगा? अपोजिट किसके? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभी नहीं, सेंटर ऑफ मास से बहुत यूज में आने लगेगा, कहाँ हम फोर्स अप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, उनके लिए हमें पता चलेगा धीरे धीरे। तो थर्ड है इम्पोर्टेंट पॉइंट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? हमेशा कहाँ पर अप्लाइड होगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी पर। कहाँ पर अप्लाई होगा? सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी पर। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आया? चलो अब एग्जांपल देखते हैं नॉन इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम के। ठीक, नोट कर लिया? यहाँ तक अच्छे से नोट कर लेना, कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। जहाँ पर यदि तुम लोगों ने सही से नहीं पढ़ा, वहीं पर तुमसे छूट गया, तो ये टॉपिक कमज़ोर रह जाएगा और इसका बाद में बहुत ज़्यादा यूज है। तो रेफरेंस फ्रेम का बहुत ज़्यादा यूज होता है फिजिक्स में, तो इसलिए थोड़ा अच्छे से पढ़ना, ध्यान देना क्या क्या बोल रहा हूँ, कौन कौन से पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो चलो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल का। यहाँ पर एक कार्ट गिवन है हमें, जिस पर कितना फोर्स अप्लाइड है? 20 न्यूटन का। इसका खुद का मास कितना है कार्ट का? 2 kg। ठीक है, अब एक ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा हुआ है, सपोज कर लो तुम में से ही कोई है, यहाँ पर खड़ा हुआ है, वो इस कार्ट को देख रहा है, इस पर कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाइड है? 20 न्यूटन का। अब इस आदमी की वेलोसिटी क्या है? 0। वेलोसिटी क्या है? 0। ठीक है, यदि इसकी वेलोसिटी 0 है तो मतलब ये ग्राउंड पर ही है, हम इसे क्या मान सकते हैं? ग्राउंड मान सकते हैं। तो बताओ इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना है? तो एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट विद रेस्पेक्ट टू, इसे मैं दे देता हूँ v1, विद रेस्पेक्ट टू v1 कितना रहेगा? क्या इस पर फोर्स कितना? 20 न्यूटन। फोर्स कितना? 20 न्यूटन इज इक्वल टू m कितना? 2 इंटू ए। ए कितना आ गया? 10।
तो इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना है, क्या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा फ्रेम हुआ, इनर्शियल। कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम। बात समझ में आई। तो इनर्शियल फ्रेम में वेलोसिटी क्या रहता है, जीरो भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, जीरो। एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, जीरो। अब देखो सेकंड एग्जांपल देखो, वही सेम एक कार्ट, ठीक है, 2 kg इसका वेट, इस पर फोर्स कितना अप्लाइड है, 20 न्यूटन। फोर्स कितना अप्लाइड, 20 न्यूटन। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, सपोज कर लो इस बार तुम ही हो, पिछली बार तुम लोगों ने अपने दोस्त को मान लिया होगा, इस बार तुम खुद को माना। और इस ऑब्जर्वर के पास वेलोसिटी है v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी है, 10 मीटर पर सेकेंड। इसे मैंने मान लिया बॉय 2, इसे मैंने क्या मान लिया, बॉय 2। अब मुझे बताना है एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट विद रेस्पेक्ट टू बॉय नंबर 2। ठीक है, तो देखो और बताओ, क्या इस ऑब्जर्वर, ये कौन है ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर के पास क्या है, वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी है, 10 मीटर पर सेकंड। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेरिएबल। वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। और यदि किसी पार्टिकल के पास कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो उसका एक्सेलरेशन कितना, जीरो। मीन्स इसका भी एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। तो ये भी कौन सा फ्रेम हुआ, क्या इनर्शियल फ्रेम। ये भी कौन सा फ्रेम में काउंट हुआ, इनर्शियल फ्रेम। तो क्या इनर्शियल फ्रेम में हम सूडो फोर्स लगाते हैं, नहीं। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 20 इक्वल टू 2 इंटू ए। तो ए कितना आ गया, 10। तो इसके रेस्पेक्ट में भी इसका एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो इनर्शियल के केस में तो हम कभी भी क्या नहीं लगाएंगे, सूडो फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये एक कार्ट है, यहाँ पर 2 kg, इस पर फोर्स लग रहा है अगेन 20 न्यूटन। लेकिन इस बार यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है जिसका खुद का एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब बोलो इसके पास क्या एक्सेलरेशन है, इसके पास ऑब्जर्वर के पास क्या है इस बार, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी, मैंने दोनों बताया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी। तो ये कौन सा फ्रेम हो गया, क्या ये नॉन इनर्शियल, ये कौन सा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो जैसे ही हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम का कहानी आया, तो क्या हमें सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए, हमें किसका कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए। तो पहले मैं लिखूंगा सूडो फोर्स, चलो किस पर लगेगा, यदि हम यहाँ पर अब हमें कुछ भी अप्लाई करना है तो मुझे क्या सूडो फोर्स आना चाहिए। सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, मास ऑफ द बॉडी। सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, मास ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का मास कितना, 2 kg। एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, क्या ये फ्रेम ये है, फ्रेम ये है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, 5। तो सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, क्या 10 न्यूटन। सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 10 न्यूटन। अब बात करते हैं सूडो फोर्स का डायरेक्शन का। तो बताओ इनर्शियल फ्रेम का, नॉन इनर्शियल फ्रेम का डायरेक्शन क्या इधर की साइड है। तो क्या सूडो फोर्स हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम लगता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम लगता है। तो हमें क्या, इसका डायरेक्शन यदि इधर है तो इसका अपोजिट क्या इधर होगा। तो हमें क्या सूडो फोर्स यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो इधर की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा दिया, क्या 10 न्यूटन। अब हम क्या सूडो फोर्स कंसेप्ट में ला चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या लगा सकते हैं, क्या न्यूटन सेकंड लॉ हम अब अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो इधर की साइड कितना फोर्स, 20, इधर की साइड कौन सा, सूडो फोर्स। तो कितना रिमेन रहा, 20 माइनस 10। क्या रिजल्टेंट अभी भी इस डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट अभी भी इस डायरेक्शन में, इज इक्वल टू एम ए, एम कितना 2 इंटू ए। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, क्या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ए इज इक्वल टू कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आई यहाँ तक? अभी तो तुम लोगों को बहुत इजी लग रहा होगा, अरे सर ये तो बहुत सिंपल सवाल था, आपको और टफ कराना चाहिए। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का कंसेप्ट समझ में आया। यदि नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमें कभी भी न्यूटन्स सेकंड लॉ या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है, तो हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, स्यूडो फोर्स होना चाहिए। स्यूडो फोर्स का हमेशा जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, मास ऑफ द बॉडी इनटू क्या रहेगा, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, मास ऑफ द बॉडी एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। नेक्स्ट क्या रहेगा, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा, अपोजिट टू द, डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो फ्रेम का जिधर भी डायरेक्शन गिवन है हमें, उसके अपोजिट क्या रहेगा, फोर्स का डायरेक्शन रहेगा। कौन से फोर्स का डायरेक्शन रहेगा, स्यूडो फोर्स का। बात समझ में आ गई? फिर हम क्या लगा सकते हैं, जब हम स्यूडो फोर्स अप्लाई कर देंगे उसके बाद हम क्या लगा सकते हैं, न्यूटन्स सेकंड लॉ हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए। वहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या कैसे होगा, वो सब हम क्या कर सकते हैं वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, तो चलो आगे इसी पे अभी और डिस्कस करेंगे, रेफरेंस फ्रेम पे, स्यूडो फोर्स पे और भी क्वेश्चन करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।